दोस्तों, महाराष्ट्र में भले ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया हो, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ऑल इज नॉट वेल इन दिस गवर्नमेंट। इस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आलम यह है, नौबत यह है कि अमित शाह के जबरदस्त दबाव के बावजूद, टोटल प्रेशर के बावजूद, शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए बच्चों की तरह ना नुकुर। सच यह है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथी सरकार में रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बाद अब बारी निशाने पर एकनाथ शिंदे खुद हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आप नहीं सोच रहे हैं। शिंदे साहब को भी इस बात का इल्म है कि एक ना एक दिन निशाने पर तो वो भी आएंगे। उधर अजीत पवार भले ही आजकल मुस्कुरा रहे हो, एकनाथ शिंदे भी मुस्कुरा रहे हो, लेकिन उन्हें भी इस बात का इल्म है कि उनके जरिए जो हाल बीजेपी ने चाचा शरद पवार का किया, वही हाल उनका भी होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों या परसों के बाद हाल वही होना है अजीत पवार का जो शरद पवार का हो। अब दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र में इस बार इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से आरोप लगे कि चुनाव में गड़बड़ हुई है, जिस तरह से मशीनों का खेल हुआ, ऐसी बातें सामने आ रही, या फिर पैसे का खेल हुआ, 1-1 लाख करोड़ की मुफ्त योजनाएं और वोटरों को लिफाफों में 4,000 रुपए से लेकर 10-10 हजार रुपए जिस तरह से बांटे गए, तो जो परिणाम आया वो तो आना ही था। यानी सरकार एनडीए की बननी ही थी, महायुति की बननी थी और देवेंद्र फडणवीस को शपथ लेनी ही थी। ये सब कुछ लिखा हुआ था इबारत की तरह दीवारों पर। लेकिन पिक्चर यहां खत्म नहीं हो रही है देवेंद्र फडणवीस पे। दरअसल पिक्चर यहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि आगे का जो प्लान है मिस्टर चाणक्य का, मोदी जी के चाणक्य का, उसको आज समझना बहुत जरूरी है। चाणक्य का असली गेम प्लान जानना चाहिए कि आज नहीं, कल नहीं, परसों चाणक्य क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है एकनाथ शिंदे का, क्या होने जा रहा है अजीत पवार का, क्या होगा इस महायुति का। अब दोस्तों, पहले जरा अमित शाह का, चाणक्य का गेम प्लान समझ लेते हैं कि गेम प्लान क्या, महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसकी सोच क्या है, असली प्लान क्या है। अगर आप बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी का मानना है कि यूपी और महाराष्ट्र देश के दो बड़े राज्य, एक से 48 सीटें लोकसभा की और एक से 80 सीटें लोकसभा की। अगर ये दो राज्य यहां पर बीजेपी का एक छत्र राज्य हो जाए तो देश पर राज करना आसान है। यानी महाराष्ट्र और यूपी पर अगर राज हो एक छत्र, तो फिर देश पर राज करना मुश्किल नहीं। और इसीलिए ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, जिसके निशाने पर सबसे पहले उद्धव ठाकरे आए, या शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे। और इनकी पार्टी जिस तरह से तोड़ी गई, जिस तरह से इनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उतारा गया, आपको सब पता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, शिवसेना को तोड़ा गया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक नई शिवसेना बनाई गई और उस शिवसेना से महायुति की सरकार चली, जहां आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। बीजेपी थिंक टैंक का मानना है कि धीरे धीरे शिंदे भी कमजोर होंगे, बल्कि उनकी कमजोर होने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक इस इलेक्शन के बाद। शिंदे अगर कमजोर होते हैं तो फिर एक ही विकल्प है शिंदे के पास, या तो खत्म हो जाए या अपनी पार्टी मर्ज कर लें, और दोनों ही स्थितियों में लाभ बीजेपी को है। यानी जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ, वही हाल आगे चलकर शिंदे का होना है। और इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो हिंदू वोट उद्धव ठाकरे के पास था, या जो हिंदू वोट थोड़ा बहुत इस बार एकनाथ शिंदे की पार्टी में गया, वो सारा हिंदू वोट, मेजॉरिटी वोट बीजेपी के खाते में जाए। नो शिवसेना, ओनली बीजेपी इन महाराष्ट्र। अब जिस तरह से एक रीजनल पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से ध्वस्त किया बीजेपी ने, उसी तरह एक और रीजनल पार्टी शरद पवार की एनसीपी, उसको भी निशाने पर रखा अमित शाह ने, चाणक्य ने। और शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजीत पवार के नेतृत्व में एक नई एनसीपी बनाई, आप सबको पता ही है। एनसीपी को लेकर थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि धीरे धीरे शरद पवार अभी और कमजोर होंगे, उनकी पारी ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस में भी और कमजोर होगी, और जिस दिन कांग्रेस और शरद पवार कमजोर होंगे, यानी जो सेकुलर वोट है वो कमजोर होगा, या नॉन बीजेपी वोट की जो पार्टी है दो, ये कमजोर होंगी, शरद पवार कांग्रेस,
तब टारगेट पे अजीत पवार भी होंगे। अजीत पवार का भी वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का होगा, यानी पार्टी या तो मर्ज होगी, विलय करेगी, या नहीं रहेगी। यानी कुल मिलाकर एक छत्र राज होगा बीजेपी। अजीत पवार, क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये अगले 5 साल तक इस सरकार में टिक पाएंगे? क्या टिक पाएंगे? यानी 2029 को जब अगला चुनाव होगा विधानसभा का, नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तब ये दोनों लोग कहां खड़े होंगे? इनकी पार्टीज कहां खड़ी होंगी? एनसीपी अजीत पवार कहां होगी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहां खड़ी होगी? क्या ये एग्जिस्ट करेंगे 2029 में, या इनका मर्जर हो? इमेजिन करिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को 2029 में, इनका क्या होगा? वही हाल होगा जो शरद पवार उद्धव ठाकरे का हुआ। अब दोस्तों सच ये है कि देवेंद्र फडणवीस की जो ताजपोशी है ये सिर्फ एक औपचारिकता है, मैस फॉर्मेलिटी है ये। और उधर एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो डर है कि फ्यूचर को लेकर अब आगे क्या होगा, वो बड़ा वाजिब डर है। जो आशंकाएं इनके मन में उठ रही हैं वो सही हैं। और जो दादा अजीत पवार हैं, उनको लगता है कि जब तक दाल रोटी चल रही है तब तक चलने दीजिए, जब तक खेल चल रहा है चलता रहे, आगे फिर देखा जाएगा क्या होगा।